नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प गहरे विषय में उतर रहे हैं। आयुर्वेद का वो हिस्सा जो साधारण सी दिखने वाली चीज़ों को, मतलब खनिजों, धातुओं को शक्तिशाली औषधियों में बदल देता है। हाँ हम बात कर रहे हैं रस शास्त्र और भेषज कल्पना की। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो इस प्राचीन ज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जो तरीके हैं, उनका काफ़ी अच्छा ब्यौरा देती है। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस विज्ञान की तह तक जाएं, समझें कि इसके पीछे की सोच क्या है, वो कौन सी खास प्रक्रियाएं हैं जिनसे ये बदलाव होता है, और हाँ, ये सब आज भी कैसे प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। और ये भी जानना दिलचस्प होगा कि कैसे भारत में, मतलब हजारों साल पहले ही ये धातु आधारित दवाएं बनाने की शुरुआत हो गई थी। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र और देखते हैं कैसे पत्थर और धातु दवा बन जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं रसशास्त्र और भेषज कल्पना। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, इनका मतलब क्या है असल में? बिल्कुल। देखिए, इसे सरल शब्दों में अगर समझें तो रसशास्त्र ये वो विज्ञान है जो खास तौर पर रस यानी पारा, मर्क्यूरी और दूसरी धातुओं, खनिजों के औषधीय गुणों और उनके इस्तेमाल पर फोकस करता है। अच्छा, तो पारा इसमें मुख्य है। हाँ, पारा या रस केंद्रीय है और भेषज कल्पना का मतलब है दवा बनाने की कला या तकनीक, मतलब फॉर्मुलेशन, कि किसी जड़ी बूटी या खनिज को दवा के किस रूप में, किस फॉर्म में तैयार किया जाए, जैसे पाउडर, गोली, काढ़ा वगैरह। ठीक है। ये दोनों आप कह सकते हैं आयुर्वेद की दवा बनाने वाली शाखा के दो मजबूत स्तंभ हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि धातु और खनिजों से दवा बनाने की शुरुआत और उसके विकास में भारत ऐतिहासिक रूप से काफी आगे रहा है। अच्छा, तो एक तरह से रसशास्त्र ये बताता है कि क्या इस्तेमाल करना है, और भेषज कल्पना कि कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब उसकी विधि। हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। और सामग्री में कुछ शब्द बार बार आ रहे हैं: औषध, भेषज, कल्पना, संस्कार। इन्हें थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। देखिए, औषध या भेषज ये तो सीधे सीधे दवा को ही कहते हैं। मेडिसिन। ठीक। ठीक। कल्पना, जैसा हमने कहा, वो दवा का स्वरूप है, डोसेज फॉर्म। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि दवा किस रूप में दी जा रही है उससे उसका असर, उसका अब्जॉर्प्शन सब बदल सकता है। और संस्कार, ये शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, ये है किसी चीज के गुणों को बदलना, उसे बेहतर बनाना, उसके दोषों को दूर करना। एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। ट्रांसफॉर्मेशन? अच्छा। हाँ, जिससे कोई साधारण सी दिखने वाली चीज भी औषधीय गुणों वाली बन जाती है। जैसे आप यूं समझिए, कच्चे चावल को हम पकाते हैं, वो एक संस्कार है जिससे वो खाने लायक बनता है ना? हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही खनिजों पर संस्कार करके उन्हें दवा बनाया जाता है, उनके अंदर के गुणों को उभारा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाकई दिलचस्प है। सामग्री में इन चीजों का वर्गीकरण भी दिया है: रस, महारस, उपरस, धातु। ये सब क्यों बांटा गया है? ऐसे क्या जरूरत थी इतनी क्लासिफिकेशन की? क्या है, देखिए, ये चीजों को उनके स्रोत, उनके गुण और उनकी शक्ति, पोटेंसी के आधार पर बांटता है। अच्छा। इससे समझने में और इस्तेमाल करने में आसानी होती है। जैसे रस वर्ग में सिर्फ पारा है क्योंकि वो केंद्रीय महत्व का है। महारस में वो खनिज हैं जो ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं, जैसे अभ्रक यानी माइका या माक्षिक। उपरस में सहायक खनिज आते हैं, जैसे गंधक यानी सल्फर। फिर धातु वर्ग है जिसमें सोना, चांदी, लोहा वगैरह है। इसी तरह रत्न, उपरत्न, लवणा मतलब नमक, इन सबके वर्ग हैं। तो ये एक तरह की लाइब्रेरी हो गई। हाँ बिल्कुल, एक तरह से लाइब्रेरी ही समझिए, जहाँ हर चीज अपनी सही जगह पर रखी है ताकि वैद्य जरूरत के हिसाब से सही चीज चुन सके। ठीक है, ये वर्गीकरण एक तरह का रोड मैप हुआ। अब मान लीजिए हमें कोई खनिज मिल गया, जैसे अभ्रक या लोहा। सामग्री कहती है कि इसे सीधी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पहला कदम क्या होता है? यहाँ शोधन और मारण का जिक्र आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कच्चे रूप में ज्यादातर खनिज और धातुएं वो शरीर के लिए या तो बेअसर होती हैं या फिर हानिकारक भी हो सकती हैं। अच्छा। यहीं पर शोधन का काम आता है। शोधन का सीधा मतलब है शुद्ध करना, साफ करना। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। सबसे जरूरी। हाँ। इसका मकसद है खनिज या धातु में मिली हुई बाहरी अशुद्धियां, मतलब फिजिकल इम्प्योरिटीज, और उसके अंदर मौजूद जो हानिकारक तत्व है, टॉक्सिक कंपोनेंट्स, उनको दूर करना। ठीक है।
ये समझ लीजिए कि जैसे सब्जी बनाने से पहले उसे धोते हैं, काटते हैं, बस वैसे ही ये द्रव्यों की धुलाई सफाई है। शोधन सामान्य भी हो सकता है, जो कई द्रव्यों पर लागू हो, या विशेष, जो किसी खास द्रव्य के लिए ही हो। इसमें कई तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्वेदन मतलब भाप देना, मर्दन यानी पीसना, या निर्वाप गरम करके किसी तरल में बुझाना। तो शोधन हुआ पहला पड़ाव, गंदगी हटाना, जहरीलापन हटाना। पर इसके बाद भी वो धातु या खनिजी रहता होगा। सामग्री में मारण का जिक्र है, जिसका मतलब मारना होता है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ, शब्द सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर आयुर्वेद में मारण का अर्थ धातु को नष्ट करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है उसके भौतिक और रासायनिक स्वरूप को पूरी तरह बदल देना। ये वो प्रक्रिया है जिसे धातु या खनिज को भस्म यानी एक बेहद बारीक पाउडर, राख जैसा, उसमें बदला जाता है। ओ, भस्म। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पीसना नहीं है। मारण में क्या होता है, शुद्ध की हुई धातु या खनिज को खास जड़ी बूटियों के रस या काढ़े के साथ मिलाते हैं, फिर पुट नाम की एक खास तरह की भट्टी में नियंत्रित तापमान पर पकाते हैं। पुट, ये क्या चीज है? पुट एक तरह की पारंपरिक भट्टी या फर्नेंस है। आप सोचिए, ये अलग अलग साइज और क्षमता वाले गड्ढे या घेरे जैसे होते हैं, जिनमें गाय के गोबर के उपलों, काउडंग केक्स की एक निश्चित संख्या और एक खास अरेंजमेंट से आग लगाई जाती है। उपलों से? जी हाँ, उपलों की संख्या और उनको रखने के तरीके से तापमान और गर्मी की अवधि, ड्यूरेशन पर सटीक नियंत्रण रखा जाता है। अरे वाह! अलग अलग द्रव्यों और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग पुट होते हैं। जैसे छोटा कपोत पुट होता है, बड़ा गज पुट होता है। इस नियंत्रित आंच में पकाने से धातु अपने धात्विक गुण, मेटालिक प्रॉपर्टीज को छोड़ देती है और योगवाही मतलब कैटालिटिक और सूक्ष्म यानी इजीली अब्जॉर्बेबल गुणों को अपना लेती है। अच्छा। मारण का असली मकसद धातु को सुरक्षित बनाना है, सुपाच्य यानी बायो अवेलेबल बनाना है, और ज्यादा असरदार बनाना है। ये एक तरह का एल्केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, आप कह सकते हैं। वाह! उपलों की संख्या से तापमान कंट्रोल करना, ये तो बिना थर्मामीटर के प्रिसीजन इंजीनियरिंग जैसा लगता है। कमाल है। और सामग्री में पारद संस्कार का भी जिक्र है। लगता है पारा बहुत खास है इसमें। जी हाँ, पुट प्रणाली उस समय के हिसाब से तापमान नियंत्रण का अद्भुत उदाहरण है, बिल्कुल। और पारा यानी पारद, वो तो रस शास्त्र की आत्मा है। उसे बहुत शक्तिशाली माना गया है, लेकिन साथ ही वो चंचल है, अस्थिर है और संभावित रूप से विषैला भी हो सकता है। इसलिए पारे को सीधे इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस पर संस्कार किए जाते हैं, खास प्रक्रियाएं जो उसकी अशुद्धियों और दोषों को दूर करके उसके औषधीय गुणों को उभारती हैं। कितने संस्कार? शास्त्रों में 18 तक संस्कार बताए गए हैं, लेकिन चिकित्सा के लिए कम से कम 8 संस्कार, जिन्हें अष्ट संस्कार कहते हैं, वो जरूरी माने जाते हैं। ये पारे को स्थिर, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य है। ये सब सुनने में बहुत जटिल लग रहा है। पहले शोधन, फिर वो पुट में मारण, पारे के अलग से 8 संस्कार। उस जमाने में ये कैसे पता चलता था कि भाई प्रक्रिया सही हुई है, जो भस्म बनी है वो वाकई असरदार है, सुरक्षित है? कोई क्वालिटी चेक था क्या? हाँ, बिल्कुल। क्वालिटी कंट्रोल का पहलू बहुत मजबूत था। ऐसा नहीं था कि बस पाउडर बना दिया और हो गया काम। अच्छा। खासकर भस्म की गुणवत्ता परखने के लिए कई परीक्षण टेस्ट्स बताए गए हैं, जिन्हें भस्म परीक्षा कहते हैं। ये आज के क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का प्राचीन रूप है, समझिए। जैसे क्या करते थे? कुछ मुख्य परीक्षाएं बहुत रोचक हैं, जैसे वारीतर, मतलब सही बनी भस्म पानी पर तैरनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हल्की हो जाती है। पानी पर तैरेगी? वाह! हाँ। फिर रेखा पूर्णत्व, यानी वो इतनी बारीक होनी चाहिए कि अंगूठे और तर्जनी के बीच रगड़ने पर उंगली की रेखाओं, रिजेसों में फर जाए। इतनी बारीक। और अपुनर्भव, मतलब उसे फिर से गलाने पर वो वापस मूल धातु न बने। और एक और है निरुद्ध, चांदी के साथ गलाने पर चांदी का वजन न बढ़ाए। ये बताता है कि उसमें कच्ची धातु बची नहीं है। अद्भुत। ये परीक्षाएं दिखाती हैं कि प्राचीन वैद्य कितने सजग थे कि जो अंतिम उत्पाद बने वो उत्तम हो और सुरक्षित हो। ये तो बड़े प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक तरीके लगते हैं, वो भी बिना किसी आधुनिक लैब इक्विपमेंट के। अच्छा, इन सब कामों के लिए, पीसने, पकाने, आसवन करने के लिए कैसे औजार या बर्तन इस्तेमाल होते थे?
सामग्री में खल्व यंत्र, दोल यंत्र जैसे नाम हैं। हाँ, पारंपरिक रूप से कई सरल लेकिन बहुत कारगर यंत्रों का इस्तेमाल होता था। जैसे पीसने और घोटने, जिसे मर्दन कहते हैं, उसके लिए खल्व यंत्र यानी पत्थर की ओखली और मूसल, ये तो आज भी दिख जाते हैं। हाँ, देखा है। द्रव्यों को किसी तरल में लटकाकर उबालने या भाप देने मतलब स्वेदन के लिए दोल यंत्र होता था। आसमन डिस्टिलेशन के लिए पातन यंत्र थे। कूपी यानी कांच की बोतलें होती थीं जिनमें खास रसायन पकाए जाते थे, उसे कुपीपाक विधि कहते हैं। इसी तरह मूशा यानी क्रूसिबल्स होती थीं जिनमें रखकर तेज आंच पर चीजें पिघलाई जाती थीं। और ताप देने के लिए पुट का तो जिक्र हुआ। हाँ, ताप के लिए पुट का जिक्र तो हमने किया ही, जो उपलों से चलते थे। साथ ही लकड़ी, कोयले का भी इस्तेमाल होता था। आज जब बड़े पैमाने पर दवाएं बनती हैं तो इन पारंपरिक यंत्रों के साथ साथ आधुनिक मशीनें भी खूब इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब मशीनें भी आ गई हैं। हाँ, जैसे ग्राइंडर, पल्मराइजर, मिक्सर, ड्रायर, टैबलेट बनाने की मशीन, कैप्सूल भरने की मशीन, ये सब। और तापमान नियंत्रण के लिए गैस स्टोव, हॉट प्लेट, मफल फर्नेस जैसे आधुनिक उपकरण भी प्रयोग में आते हैं। इनसे तापमान पर और सटीक नियंत्रण मिलता है। लेकिन सिद्धांत वही रहता होगा। बिल्कुल, सिद्धांत वही रहता है, सही प्रक्रिया और सही तापमान। ठीक है, तो ये सब तैयारी हो गई। अब बात करते हैं कि आखिर दवा किस शक्ल में, किस फॉर्म में दी जाती थी। सामग्री में पंचविध कषाय कल्पना और फिर अवलेह, आसव, अरिष्ट का जिक्र है। ये क्या है? पंचविध कषाय कल्पना ये दवा बनाने के 5 मूल या आप कह सकते हैं बेसिक तरीके हैं। इन्हें आयुर्वेद की फार्मेसी का आधार कह सकते हैं। 5 मूल तरीके। हाँ, 5 ये हैं: स्वरस यानी ताज़ी जड़ी बूटी का निचोड़ा हुआ रस, कल्क ताज़ी जड़ी बूटी की चटनी या पेस्ट, क्वाथ जिसे हम आम भाषा में काढ़ा कहते हैं, पानी में उबालकर बनाया गया, हिम रात भर ठंडे पानी में भिगोकर सुबह छानकर बनाया गया ठंडा अर्क, और फांट गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर रखकर बनाया गया गर्म अर्क, जैसे हम चाय बनाते हैं। अच्छा, जैसे चाय। हाँ, ये सबसे सरल और जल्दी तैयार होने वाले रूप हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन 5 मूल तरीकों से कई और तरह की दवाएं बनती हैं जिन्हें सेकेंडरी फॉर्मुलेशंस कह सकते हैं। जैसे कल्क को सुखाकर चूर्ण बनता है, पाउडर। क्वाथ से अवलेह बनता है जो जैम या चटनी जैसा गाढ़ा होता है। अवलेह जैसे च्यवनप्राश। हाँ, च्यवनप्राश एक तरह का अवलेह ही है। फिर स्नेह कल्पना है, यानी औषधीय तेल या घी बनाना। और खास तौर पर आसव अरिष्ट बनाए जाते हैं। आसव अरिष्ट, ये सुनने में कुछ अलग लग रहा है, क्या खास है इनमें? आसव और अरिष्ट बहुत खास है क्योंकि इनमें संधान यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। फर्मेंटेशन आयुर्वेद में? जी हाँ, फर्मेंटेशन आयुर्वेद में हजारों सालों से फर्मेंटेशन का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें जड़ी बूटियों के स्वरस या काढ़े में गुड़, शहद या धाए के फूल जैसी चीजें मिलाकर एक खास बर्तन में बंद करके कुछ समय के लिए रखा जाता है। तो उसमें अल्कोहल बनता होगा? हाँ, इस दौरान प्राकृतिक रूप से अल्कोहल बनता है। ये अल्कोहल न केवल दवा को खराब होने से बचाता है, मतलब प्रिजर्वेटिव का काम करता है, बल्कि दवा के गुणों को शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचाने, एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। अच्छा। आसव आमतौर पर बिना उबाले रस या खंडे अर्क से बनते हैं, जबकि अरिष्ट काढ़े से तैयार होते हैं। इन्हें आप आयुर्वेद की वाइन या टिंचर कह सकते हैं। फर्मेंटेशन, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। अच्छा, अब उन खास धातुओं और खनिजों पर आते हैं जिनका जिक्र सामग्री में है। सोना, चांदी, लोहा, सीसा, पारा, गंधक, अभ्रक, क्या ये सच में दवा की तरह इस्तेमाल होते हैं? ये खतरनाक नहीं है? सामग्री में गलत बनी भस्मों के खतरों का भी जिक्र है। हाँ, इन सभी का और इनके अलावा भी कई धातुओं, खनिजों, रत्नों का प्रयोग रस औषधियों में होता है। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, प्रवाल भस्म, ये कुछ जानी मानी रस औषधियां हैं। लेकिन ये सेफ हैं? देखिए, जैसा हमने बार बार कहा, इनका प्रयोग कच्चे रूप में या बिना सही प्रक्रिया के करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसीलिए शोधन और मारण की प्रक्रियाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं। हाँ, वो शुद्धिकरण और भस्म बनाना। बिल्कुल, इनका उद्देश्य ही इन द्रव्यों की संभावित विषाक्तता, टॉक्सिसिटी को खत्म करके उनके औषधीय गुणों को सुरक्षित रूप से प्रकट करना है। सामग्री सही कहती है, अगर भस्म ठीक से ना बनी हो, कच्ची रह गई हो, जिसे अपक्व कहते हैं, तो उसके सेवन से गंभीर रोग हो सकते हैं। शास्त्रों में इन अशुद्ध भस्म सेवनजन्य व्याधियों, मतलब गलत भस्म से होने वाले रोगों के लक्षण और उनके इलाज का भी वर्णन है।
ये फिर से इस बात पर जोर देता है कि प्रक्रिया और गुणवत्ता कितनी मायने रखती है। तो ये सदियों पुराना ज्ञान आज के जमाने में कैसे फिट बैठता है? क्या ये सब लैब में टेस्ट होता है? सामग्री में जीएमपी, कॉस्मेटिक्स और नियमों, रेगुलेशंस की बात भी है? बिल्कुल, ये ज्ञान आज भी बहुत प्रासंगिक है और लगातार विकसित हो रहा है। आज भी इन सिद्धांतों पर आधारित दवाएं बन रही हैं और इस्तेमाल हो रही हैं, बल्कि अब तो इनका उपयोग आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स में भी हो रहा है। कॉस्मेटिक्स में भी? हाँ, और समय के साथ दवा के स्वरूप भी बदले हैं। गोलियां आ गई हैं, वट्टिगुटिका, कैप्सूल, सिरप, मलहम, जो इस्तेमाल में ज्यादा सुविधाजनक है। और सबसे जरूरी बात, अब गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर आधुनिक नियम और मानक भी लागू हैं। जैसे भारत में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और उसके नियम 1945 हैं, जिनमें आयुर्वेदिक दवाओं के लिए खास प्रावधान है। इसमें शेड्यूल टी है, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जीएमपी के मानक तय करता है। जीएमपी, अच्छा। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि दवाएं साफ सुथरी जगह पर बने, सही प्रक्रिया से बने और लगातार एक जैसी गुणवत्ता वाली बने। एफएसएसआई जैसे निकाय भी इसमें भूमिका निभाते हैं। तो ये पारंपरिक ज्ञान अब आधुनिक विज्ञान और नियमों के साथ मिलकर चल रहा है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हमने कच्चे खनिज से लेकर आधुनिक नियमों तक का सफर देखा। हाँ, कुछ मुख्य बातें साफ हैं। पहली कि रसशास्त्र कोई अटकलबाजी नहीं है, बल्कि चीजों को समझने और इस्तेमाल करने का एक बहुत व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीका है। सही। दूसरी, शोधन और मारण जैसी प्रक्रियाएं सिर्फ रस में नहीं है, बल्कि ये पदार्थों को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के वैज्ञानिक चरण हैं, जो उनकी केमिस्ट्री और बायो अवेलेबिलिटी को बदलते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात। बिल्कुल। तीसरी, गुणवत्ता नियंत्रण की सोच, जैसे भस्म परीक्षा, वो प्राचीन काल से ही मौजूद थी। ये दिखाती है कि सुरक्षा और प्रभावशीलता हमेशा प्राथमिकता रही है। हाँ, ये बहुत इम्प्रेसिव था। चौथी, दवा देने के तरीकों, कल्पना में बहुत विविधता है, जो अलग अलग जरूरतें पूरी करती है। और आखिर में, ये ज्ञान मरा नहीं है, बल्कि आज भी जिंदा है, विकसित हो रहा है और आधुनिक मानकों के साथ कदम मिला रहा है। ये वाकई धातु विज्ञान, रसायन शास्त्र, भेषज विज्ञान और जीव विज्ञान, इन सबका एक अनोखा संगम लगता है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जरूरतें एक साथ। निश्चित रूप से। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। हाँ, ये जो जटिल प्रक्रियाएं हजारों साल पहले विकसित हुईं, जो जहरीली धातुओं को सुरक्षित, शरीर में आसानी से लगने वाली बायो अवेलेबल और असरदार दवा में बदल देती थीं, ये उस समय के चिकित्सकों की अवलोकन शक्ति, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, उनके धैर्य और उनके अनुभवजन्य ज्ञान, एम्पिरिकल नॉलेज के बारे में क्या कहती हैं? सोचने वाली बात है। और आज का विज्ञान, वो इन तरीकों को और गहराई से समझने, उन्हें वैलिडेट करने या शायद उनसे कुछ नया सीखने के लिए क्या कर सकता है?